अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी फॉर ऑल। और मैं हूं डॉक्टर महमूद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज के इंफॉर्मेशन से भरपूर मगर मुख्तसर लेक्चर में हम एनिमल सेल के मुतालिक बात करेंगे। सेल या खुलिया तमाम जानदारों के साख्त और अफ़आल की बुनियादी इकाई है। हमारा अपना वजूद भी करोड़ों खुलियात या उनसे बनी हुई प्रोडक्ट्स मसलन हड्डियां, बाल और नाखूनों पर मुश्तमिल है। हमारी जिल्द, हमारा दिल, मसल्स, आंखें और दिमाग सब कुछ सेल से ही मिलकर बनता है। ये तमाम सेल अगरचे मुख्तलिफ अफ़आल सर अंजाम देते हैं, लेकिन अगर खुलिया के अंदर देखें तो इन तमाम खुलियात में एक ही जैसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। हर यूकैरियोटिक खुलिया अपने अंदर बहुत सी खुर्दबीनी फैक्ट्रियां समाये हुए हैं। ये फैक्ट्रियां बहुत से कंपार्टमेंट्स पर मुश्तमिल हैं और हर फैक्ट्री में एक ही वक्त में बहुत से कीमियाई ताअमुलात ज़ुहूर पजीर हो रहे होते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूं, जिसका जवाब जानने के लिए इस वीडियो को इख्तिताम तक देखें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल बायोलॉजी फॉर ऑल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको तमाम लेक्चर्स तक रसाई हासिल हो सके। सवाल कुछ यूं है, वायरस को खुलिया का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता? जवाब जानने के लिए वीडियो के इख्तिताम तक मेरे साथ रहें। आइए अब एनिमल सेल के मुतालिक बात शुरू करते हैं। एनिमल सेल को हम मारूजी तौर पर तीन बुनियादी हिस्सों यानी सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में तकसीम कर सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन या खुलवी झिल्ली खुलिया की सबसे बैरूनी दीवार है। यह खुलिया के अंदर मौजूद तमाम अज्जा को बैरूनी माहौल से महफूज रखती है। खुलवी झिल्ली खुलिया में होने वाली तमाम आमदोरफ्त को कंट्रोल करती है। साइटोप्लाज्म एक जेल लाइक मटेरियल है जिसमें पानी और नमकियात के अलावा बहुत से ऑर्गेनल्स भी मौजूद होते हैं। इन ऑर्गेनल्स की साख्त और अफ़आल के मुतालिक हम अगली चंद स्लाइड्स में मुख्तसरन बात करेंगे। सेल का तीसरा और अहम तरीन हिस्सा न्यूक्लियस है, जो दरअसल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। न्यूक्लियस के तमाम अज्जा इसकी दोहरी झिल्ली यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में मुक़य्यद होते हैं, जो खुलवी झिल्ली की तरह न्यूक्लियस में होने वाली तमाम आमदोरफ्त को कंट्रोल करती है। न्यूक्लियस में मौजूद डीएनए यानी विरासती मादा सेल के तमाम अफ़आल को कंट्रोल करता है। आइए अब हम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। साइटोप्लाज्म के कुछ ऑर्गेनल्स यूं मिलजुल कर काम करते हैं कि ये एक फैक्ट्री का निज़ाम बन जाता है। एक ऑर्गेनल कुछ प्रोडक्ट्स बनाता है तो दूसरा ऑर्गन इन प्रोडक्ट्स को रिफाइन करता है और रिफाइन करने के बाद तीसरे ऑर्गेनल के पास भेज देता है, जो बाद में इनको मेम्ब्रेन्स में पैक करके उस जगह तक पहुंचाते हैं जहां उनकी जरूरत हो। मसलन कुछ प्रोडक्ट्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से गुजरकर न्यूक्लियस में चली जाती हैं, तो कुछ सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल से बाहर चले जाती हैं और यूं कुछ साइटोप्लाज्म के अंदर ही इस्तेमाल हो जाती हैं। तीन ऑर्गेनल्स मिलकर ये मशीनरी बनाते हैं और ये हैं गोल्जी ऑपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम्स। इनको GERL कॉम्प्लेक्स का नाम भी दिया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब्स का बना हुआ एक ऐसा सिस्टम है जो एक तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो दूसरी जानब सेल मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं। इनमें से कुछ के साथ राइबोसोम्स भी जुड़े होते हैं और कुछ राइबोसोम्स के बगैर होते हैं। इसीलिए अव्वल जिक्र यानी राइबोसोम्स वाले ट्यूब्स को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सानिया जिक्र यानी राइबोसोम्स के बगैर वाली ट्यूब्स को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर मौजूद राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर फास्फोलिपिड्स बनती हैं और बनने के बाद गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास चली जाती हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स
इन प्रोडक्ट्स की काट छांट करने के बाद इनको मेम्ब्रेन्स में लपेट देते हैं, जिसके बाद ये लाइसोसोम्स की शक्ल में सेल से अंदर या बाहर चले जाते हैं। राइबोसोम साइटोप्लाज्म में मौजूद ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जो आरएनए से बनते हैं। ये खुद तो न्यूक्लियस में बनते हैं, लेकिन बनने के बाद साइटोप्लाज्म में चले आते हैं। इनमें से कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दीवारों से चिपक कर इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं, जबकि कुछ साइटोप्लाज्म में फ्री स्टेट में मौजूद रहते हैं। जिस शक्ल में भी हों, इनका काम प्रोटीन सिंथेसिस ही है। सेंट्रोसोम न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब मौजूद होता है। इसका काम सेल की तकसीम में मदद देना है। सेल डिवीजन से चंद लम्हात कबल ये टूट कर दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, जिन्हें सेंट्रियोल्स कहते हैं। दोनों सेंट्रियोल्स बाद अज़ां स्पिंडल फाइबर बनाकर सेल डिवीजन में अपना इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस है। हमारे मुआशरे में तवानाई यानी एनर्जी के किरदार से कौन वाकिफ नहीं। एनर्जी के बगैर कोई मशीनरी काम नहीं कर सकती। सेल की तमाम मशीनरी भी काम के लिए एनर्जी की मोहताज है। सेल के लिए ये एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और सेल मशीनरी के लिए एटीपी की शक्ल में तवानाई फराहम करते हैं। जैसा कि वीडियो के शुरू में आपसे जिक्र किया, न्यूक्लियस सेल का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। न्यूक्लियस के अज्जा यानी क्रोमेटिन मटेरियल, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोप्लाज्म दोहरी झिल्ली के अंदर बंद होते हैं। इस दोहरी झिल्ली या डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल डीएनए की अनकॉइल्ड शक्ल है। कॉइलिंग के बाद ये क्रोमोसोम्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। न्यूक्लियोलस क्रोमेटिन मटेरियल का एक खास हिस्सा है जहां राइबोसोम्स तश्कील पाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक ऐसा गुलाफ है जिसमें बहुत से सुराख या पोर्स मौजूद होते हैं। तमाम मैक्रोमोलिक्यूल्स इन्हीं सुराखों से गुजरकर न्यूक्लियस के अंदर और राइबोसोम्स न्यूक्लियस के बाहर चले जाते हैं। अब हम बात करते हैं उस सवाल की जिसका जिक्र हमने इस वीडियो के इब्तिदा में किया था। हमारा सवाल कुछ यूं था कि हम वायरसेस को सेल का दर्जा क्यों नहीं देते। इसका जवाब कुछ यूं है कि सेल एक इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है जिसके पास ना सिर्फ अपना पावर हाउस और प्रोटीन सिंथेसिस का निज़ाम मौजूद है, बल्कि इसके पास डीएनए रेप्लिकेशन की तमाम मशीनरी भी मौजूद है। वायरसेस के पास ये तीनों चीजें मौजूद नहीं होती। इनको अपनी प्रोटीन सिंथेसिस और डीएनए रेप्लिकेशन के लिए होस्ट की मशीनरी दरकार होती है, और इनके पास अपना पावर हाउस भी मौजूद नहीं होता। इसीलिए वायरसेस को सेल का दर्जा नहीं दिया जाता। इसके साथ ही हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज।